नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार। तो प्रोफेसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम टीजी पीजीटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग की जो सीरीज चल रही थी टीजीटी पीजीटी यानी फास्ट रिवीजन की क्लास थी। और इस फास्ट रिवीजन की क्लास में आज का जो हमारा भाग है वो भाग 7 है। तो इसमें से हम लोग आदिकाल यदि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके इतिहासकारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो अगला भाग प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो वो होगा आदिकाल। आज हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आदिकाल के नामकरण, आदिकाल की सीमांकन यानी अलग अलग विद्वानों द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है आदिकाल की, उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीजीटी और टीजीटी की परीक्षा आपकी मई में है, पीजीटी की परीक्षा आपकी जून में है, एपी की परीक्षा आपकी अभी अप्रैल में है और नेट की परीक्षा भी आपकी आने ही वाली है। तो ये सभी के लिए वीडियो लाभदायक होगा। तो हम लोग आज जो आदिकाल पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने इतिहास ग्रंथ जो कवर किए थे तो उसमें लगभग सभी इतिहासकार और उनके प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष, जो इतिहासकार आपके थे तो उनका हमने सभी का काल विभाजन भी बता दिया था। तो आइए आगे हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले पहला काल यानी आदिकाल। हिंदी साहित्य का पहला काल है आदिकाल। आदिकाल। अब आदिकाल की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके पहले हमने इनका काल विभाजन बताया, आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का, आधुनिक काल का, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर, प्रगति प्रयोग। तो इन सभी का हमने काल विभाजन आपको पिछले वीडियो में करा चुके हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि वहाँ पर एक व्यक्ति के अनुसार काल विभाजन हम लोग देख रहे थे, यानी व्यक्ति बाई व्यक्ति। यहाँ पर क्या होगा कि हम केवल आदिकाल का जो समयावधि है किस साहित्यकार ने क्या मानी, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, आदिकाल का नामकरण। तो एक हेडिंग आप डालिए, आदिकाल का नामकरण। आदि काल का नामकरण एवं समयावधि। यानी इसकी क्या समय सीमा थी। तो इसके नामकरण की भी बात करेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने नामकरण दिए, और इसके समय की भी हम बात करेंगे। तो अगर हम आदिकाल की समयावधि और नामकरण कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, पहले समयावधि देख लेते, इसके बाद नामकरण देख लेते हैं। आदिकाल की समयावधि, पहले समयावधि, और इसके बाद हम देखेंगे इसी में नामकरण। ये दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समयावधि की बात करेंगे तो आप लोगों को अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग समय दिया गया है। तो हमसे पूछा जाता है कि यह समय किसके अनुसार है या इनके अनुसार कौन सा समय आदिकाल का माना जाता है।
प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा। तो सबसे पहले लिखिए इतिहासकार का नाम, एक सारणी हम लोग बना लेते हैं। तो पहले लिखिए इतिहासकार का नाम, यहाँ से लिख लीजिए इतिहासकार इतिहासकार का नाम, इतिहासकार का नाम। तो यहाँ पर इतिहासकार का नाम हो जाएगा। इसके बाद अब दूसरा कॉलम बनाएंगे इसका नामकरण, नामकरण या इसके बाद नामकरण, और इसके बाद आप जो है नहीं, पहले सीमांकन हमें देखना है, तो पहले सीमांकन की बात कर लेते हैं, नामकरण की नहीं। पहले हम समय अवधि की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रारंभिक सीमा, प्रारंभ समय, यानी हेडिंग में आप डाल सकते हैं कि प्रारंभिक सीमा, प्रारंभिक सीमा और इसके बाद अंतिम सीमा, अंतिम सीमा। यहाँ पर हमें ये देखना है, ये आपकी पूरी सारणी हो गई कि नंबर 1 पर जैसे मान लो हमारा पहला इतिहासकार अगर हम देखें, नंबर 1, यहाँ पे क्रम संख्या भी डाल सकते हैं, क्रम संख्या। तो एक में अगर हम सबसे पहले अगर देखें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो प्रारंभिक समय सीमा मानी, तो उसके अनुसार भी आप लोगों को देखना है। एक सेकेंड, ये 1000 ईस्वी से लेकर आगे चलते हैं। अगर हम क्रम से चलें तो पहले हम लोग शुरू करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से। तो यहाँ पर तो हमारे जो पहले इतिहासकार होंगे तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सबसे पहले हम जॉर्ज ग्रियर्सन से ही समय सीमा की जो है प्रवृत्ति शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हम जॉर्ज ग्रियर्सन लिखते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी के अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं उन्होंने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा मानी है 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो 643 ईस्वी प्रारंभ सीमा मानी है और 1400 ईस्वी इन्होंने अंतिम सीमा मानी है, 1400 ईस्वी। इसके बाद हमारे पास दूसरे इतिहासकार हैं, ये पहले इतिहासकार थे। दूसरे इतिहासकार हैं मिश्र बंधु।
तो यहाँ पे मिश्र बंधु मिश्र बंधु और जो मिश्र बंधुओं ने समय सीमा मानी 643 से 1389 ईस्वी। 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी 1389 ईस्वी मानी। ये किसके अनुसार है? ये है मिश्र बंधु। इसके बाद 3 नंबर, अगर हम 3 नंबर की बात करें तो इसके बाद हमारे इतिहास करें राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने जो समय प्रारंभ है माना है आदिकाल का, वो माना है 660 ईस्वी, सॉरी 760 ईस्वी और अंतिम सीमा 1300 ईस्वी। तो 760 ईस्वी और अंतिम सीमा मानी है 1300 ईस्वी। ये किसके अनुसार है? ये राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार है। इसके बाद 4 नंबर पे आपके इतिहासकार हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब अगर रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो आदिकाल का प्रारंभ 1050 विक्रमी संवत से मानते हैं। अगर हम इनको ईस्वी में देखें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक ये समय मानते हैं। इसको थोड़ी ऊपर की ले रहे हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आपके इतिहासकार हैं, वो हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, तो यहाँ लिख लेंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने जो समय माना तो 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी। 1000 ईस्वी और इन्होंने अंतिम सीमा मानी 1343 ईस्वी। तो यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है TGPT और अदर एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आदिकाल में आदिकाल की समय अवधि एवं नामकरण हम पढ़ रहे हैं। तो इतिहासकार और अंतिम सीमा और प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अगर प्रारंभिक सीमा आप अगर देखते हैं तो वो है कितनी, 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी अंतिम सीमा मानते हैं। मिश्र बंधु प्रारंभिक सीमा मानते हैं 643 ईस्वी से और अंतिम सीमा मानते हैं 1389 ईस्वी।
राव संस कात्यायन जी मानते हैं 760 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं और अंतिम समय मानते हैं 1300 ईस्वी। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी प्रारंभिक सीमा मानते हैं और आदिकाल का जो अंत मानते हैं वो 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है, इनके सामने आप डॉक्टर लिख सकते हैं, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये जो प्रारंभिक सीमा मानते हैं आदिकाल का वही 1000 ईस्वी मानते हैं और अंतिम सीमा मानते हैं 1343 ईस्वी। तो ये था इनका सीमांकन। अब आते हैं नामकरण, आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण। अगर आदिकाल के नामकरण की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग यहाँ मत दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे इतिहासकार का नाम, इतिहासकार का नाम, इतिहासकार का नाम। इसके बाद हम लिखेंगे नामकरण, दूसरी तरफ यहाँ लिखेंगे नामकरण, यानी आदिकाल का किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, पहले आपके इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये नामकरण देते हैं आदिकाल, यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आदिकाल को ही नाम इन्होंने चुना, आदिकाल, आदिकाल। इसके बाद अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, वीर गाथा काल। इसके बाद नंबर 3 पे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देखें तो ये कहते हैं बीज वपन काल, बीज वपन काल, यहाँ पर पूरा काल लिख लीजिए, काल, बीज वपन काल। अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
ये कहते हैं संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल। इसको थोड़ी ऊपर किए दे रहे हैं। चलिए आगे नंबर 5। अगले हमारे इतिहासकार हैं राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी, इसे कहते हैं सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। अगले हमारे इतिहासकार हैं नंबर 6 मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। अगर मिश्र बंधुओं की हम बात करें तो इन्होंने कहा आरंभिक काल। आरंभिक काल। तो यहाँ तक हो गया नंबर 7। 7 नंबर की बात करें 7 तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसे कहते हैं प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। जबकि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं प्रारंभिक काल। अगले हमारे इतिहासकार हैं 8 नंबर पे, वो है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिख लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नाम देते हैं वीर काल। इनका नामकरण करते हैं आदिकाल का वीर काल। एक बार हम लिखे ले रहे हैं, इसके बाद इसको रिपीट कर लेंगे। 9
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी आदिकाल का नाम करते हैं अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल। यहाँ से आपका पक्का एक प्रश्न आता है किसी भी एग्जाम में। अगले हमारे इतिहास कर रहे हैं चंद्रधर्मा सर गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी आदिकाल का जो नामकरण करते हैं वो कहते हैं इसे अपभ्रंश काल, यानी ये भी अपभ्रंश काल कहते हैं, अपभ्रंश काल। नेक्स्ट 11 जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो ये नाम देते हैं चारण काल, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है चारण काल। आइए अगले पेज में 12वें हमारे जो साहित्यकार हैं वो हैं कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ। अगर हम कुलश्रेष्ठ जी की बात करें तो यह आदिकाल का नामकरण करते हैं अंधकार काल, यहाँ लिख लीजिए अंधकार काल, अंधकार काल। अंधकार काल। अगले साहित्यकार हैं 13 डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो नाम देते हैं वो देते हैं जय काव्य काल, जय काव्य काल। इसकी भी आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट 14 राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे जी आदिकाल का जो नामकरण करते हैं वो करते हैं संक्रमण काल, संक्रमण काल, संक्रमण काल। 15 अगले हमारे साहित्यकार हैं वो है डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, डॉक्टर हरीश
चंद्र वर्मा, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। और डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी देते हैं नामकरण, यानी जो रामखिलार पांडे कहते हैं संक्रमण काल, तो ये भी कहते हैं संक्रमण काल। काल 16। अगले हमारे साहित्यकार हैं मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी। अब मोहन अवस्थी जी देते हैं नाम आधार काल। काल 17। शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह है, और शंभुनाथ सिंह कहते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल। आइए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट कौन सा हमारा, 17 के बाद 18। 18 वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह ये आदिकाल का नाम उद्भव काल कहते हैं। उद्भव काल 19 नंबर। राम प्रसाद मिश्र। राम प्रसाद मिश्र जी आदिकाल का नाम संक्रांति काल कहते हैं। क्रांति काल। संक्रांति काल नाम देते हैं। इसके बाद शैलेश जेडी, यानी 20 नंबर पे शैलेश जेडी की बात करें, ये भी हमारे इतिहासकार हुए हैं। ये कहते हैं आविर्भाव काल। आविर्भाव काल नाम देते हैं। 21 नंबर के हमारे इतिहासकार हैं हरीश। और हरीश जी लिखते हैं जो हरीश जी आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल कहते हैं। उत्तर अपभ्रंश
भ्रंश काल। बाईस नंबर, अगर हम 22 नंबर की बात करें तो बच्चन सिंह। बच्चन सिंह, इनका काल विभाजन पूछा जाता है, इनका नामकरण पूछा जाता है। बच्चन सिंह कहते हैं अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय, ये कहते हैं अपभ्रंश काल। भ्रंश काल, केवल अपभ्रंश काल कहते हैं। एक और हैं जो हैं 23 नंबर के, श्याम सुंदर दास, इनका भी लिख लीजिए। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी आदिकाल का नाम वीर काल या भ्रंश काल कहते हैं, ये कहते हैं वीर काल, वीर काल या अपभ्रंश काल। आइए एक बार ये सभी नामकरण जितने हमने अभी लिखे हैं उन्हें एक बार रिपीट किए ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज की हमारी जो कक्षा थी यहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है आदिकाल। तो आदिकाल, सबसे पहले आदिकाल की समयावधि, इसके बाद नामकरण देखेंगे। तो अगर समयावधि की बात करें तो जॉर्ज ग्रिशन जी ने समय माना था 643 ईस्वी प्रारंभिक सीमा मानी, और अंतिम सीमा जो मानी आदिकाल की वो 1400 ईस्वी मानी। मिश्र बंधु जी ने 643 ईस्वी प्रारंभिक सीमा मानी, और अंतिम सीमा जो मानी वो 1389 ईस्वी। राहुल संस्कृत्यायन जी 760 ईस्वी इनकी प्रारंभिक सीमा मानी आदिकाल की, और 1300 ईस्वी अंतिम सीमा मानी। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी जो प्रारंभिक सीमा मानते हैं आदिकाल की वो 993 ईस्वी, और अंतिम सीमा मानते हैं 1318 ईस्वी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की बात करें तो 1000 ईस्वी ये मानते हैं प्रारंभिक सीमा, और अंतिम सीमा 1343 ईस्वी। इसके बाद हम आते हैं नामकरण, यानी आदिकाल का नामकरण। तो इस साइड जितने भी होंगे आपके सभी इतिहासकार होंगे, और इधर उनके द्वारा दिए गए आदिकाल का नामकरण होगा। तो पहले हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को नाम आदिकाल ही दिया। रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वीरगाथा काल को क्या कहते हैं? बीजवपन काल, यानी आदिकाल को बीजवपन काल कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी आदिकाल का नाम संधि एवं चारण काल देते हैं। इसी प्रकार राहुल संस्कृत्यायन जी आदिकाल का नाम सिद्ध एवं सामंत काल, सिद्ध सामंत काल कहते हैं। मिश्र बंधु आदिकाल का नाम आरंभिक काल नाम देते हैं, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी आदिकाल को वीरकाल कह के पुकारते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल कहते हैं। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपभ्रंश काल कहते हैं। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका काल विभाजन बहुत पूछा जाता है, और ये आदिकाल को नामकरण करते हैं चारण काल। नेक्स्ट, इसके बाद कुलश्रेष्ठ हैं। कुलश्रेष्ठ जी इसे अंधकार काल कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगर डबल हो जाए, ये जय काव्य काल भी कहते हैं। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल।
डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा भी संक्रमण काल कहते हैं आदिकाल को। मोहन अवस्थी ये कहते हैं आधार काल, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा कर रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके बाद शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल कहते हैं। तो यहाँ तक हुआ है। इसके बाद अगला, यहाँ पर कुछ है नहीं, हाँ, वासुदेव सिंह उद्भव काल कहते हैं आदिकाल को। राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल कहते हैं। शैलेंद्र या शैलेश जेदी जी कहते हैं आविर्भाव काल। हरीश उत्तर अपभ्रंश काल। डॉक्टर बच्चन या बच्चन सिंह जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर न कह के केवल बच्चन सिंह जो इतिहासकार हुए हैं वो भी अपभ्रंश काल कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की अगर हम बात करें तो वीर काल और अपभ्रंश काल नाम देते हैं। तो ये सभी आपके आदिकाल के नामकरण हैं। यहाँ से एक या दो प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे छोटी से छोटी परीक्षा हो या बड़ी से बड़ी परीक्षा हो। तो नामकरण से एक प्रश्न आता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा नाम दिया, और इनकी समयावधि से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की प्रारंभिक सीमा इस इतिहासकार के अनुसार कौन सी है, और अंतिम सीमा भी पूछी जा सकती है। तो ये दोनों टॉपिक आपके अभी हमने कवर करा दिए। इसके बाद अगर हम आगे देखें, आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ, एक हेडिंग डाल लीजिए, आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ। आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ, प्रमुख शैलियाँ। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो शैली थी, एक थी डिंगल शैली और दूसरी थी पिंगल शैली। तो नंबर 1 और नंबर 2 ये दो शैलियाँ हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ हैं। अब इन दोनों शैलियों की अगर हम बात करें तो इन दोनों शैलियों में जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था तो उसे हम डिंगल शैली कहते हैं, और पिंगल शैली में जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा, यानी कहने का मतलब जब राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित भाषा बोली जाती थी तो वहाँ पर क्या है, डिंगल शैली का विकास हुआ। और जब हम लोग अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा को मिलाया तो वहाँ पर हमारी पिंगल शैली का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो गद्य प्रधान रचनाएं होंगी वो कौन सी होंगी, वो डिंगल की होंगी, और जो पद प्रधान होंगी वो पिंगल की होंगी। कहने का मतलब जहाँ ब्रज भाषा का समावेश आ जाता है, जहाँ मृदुल भाषा होती है, कर्कश भाषा का प्रयोग नहीं होता, तो वहाँ पर ब्रज भाषा होती है, और ब्रज भाषा में क्या है, पिंगल शैली को लिखा जाता था। इसके बाद आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां भी पूछ लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, आदि काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति क्या होती है, उस समय की परिस्थिति। तो जब उस समय जो काव्य लिखा जाता था वो वीर गाथात्मकता थी उसमें, यानी वीर गाथात्मकता नंबर 1, वीर गाथा मक्ता। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी
प्रमुख प्रवृत्ति थी धार्मिकता। धार्मिकता धार्मिकता। 3 नंबर की अगर प्रवृत्ति हम देखें तो वो थी श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता। अब इन तीनों प्रवृत्तियों को हम समझ लेते हैं। यानी आदिकाल में अधिकतर जो ग्रंथ लिखे गए वो किसी न किसी युद्ध से संबंधित या किसी न किसी राजा की वीरता का बखान था। तो उस समय के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों को वीर गाथात्मकता प्रधान ग्रंथ माने जाते हैं। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। इसके बाद दूसरी प्रवृत्ति जो वहाँ के साहित्य में मिलती है वो थी धार्मिकता। अब धार्मिकता की बात ये थी कि कोई भी युद्ध जब उस समय लड़ा जाता था तो जितनी श्रद्धा के साथ उन्हें युद्ध को लड़ना होता था तो उससे अधिक भक्ति वो किसी न किसी धार्मिक पक्ष पे देते थे। जैसे मान के चलिए हमें युद्ध लड़ना है तो युद्ध की एनर्जी के लिए या प्रोत्साहन के लिए, अपने आप को साहस बनाने के लिए हम किसी न किसी धर्म को मानकर उसकी पूजा और अर्चना करते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है 3 नंबर पे श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता का मतलब क्या था? तो जब उस समय युद्ध का समय होता था और राजा युद्ध में अगर विचलित होता था तो शाम को जब युद्ध समाप्त होता था तो उस समय के जो कवि होते थे जिन्हें कुल कवि कहा जाता था, तो वो जो कुल कवि होते थे, जो राजा के दरबारी कवि होते थे, तो राजा के मनोरंजन के लिए उसकी पत्नी या उसकी बेगम या जो उसकी प्रेमिका को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे। यानी श्रृंगारिक पक्षों को रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उनका जो मन विचलित हुआ था दिन में युद्ध के समय, तो उसको शांत किया जा सके और दूसरे दिन युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। या युद्ध अधिकतर किसके लिए हुआ करते थे? नारी के लिए। आज भी युद्ध उसी प्रकार होते हैं। तो श्रृंगारिकता का भी वर्णन आपको किसमें मिलता है? वीर गाथा काल यानी आदिकाल में। आइए आगे देखते हैं। ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी का आदि कवि यानी सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है? हेडिंग डालिए, हिंदी का आदि कवि। हिंदी का आदि कवि। आदि कवि। यहां से भी एक प्रश्न आपका आता है कि सब इतिहासकारों ने अलग अलग अपना कवि माना है कि पहला कवि हम किसको माने, कि आदिकाल का पहला कवि कौन है, या इसी के सामने हम लिखते थे सर्वप्रथम कवि। सर्वप्रथम कवि। तो यह है हेडिंग आपकी, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम अगर देखें राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार, नंबर 1 राहुल संस्कृत्यायन। तो जो राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार, तो राहुल संस्कृत्यायन किसको मानते हैं? संस्कृत्यायन ये मानते हैं सरहपा को।
पहला कवि मानते हैं सरहपा को, सरहपा को मानते हैं। इसका समय भी ये निर्धारित करते हैं, ये 769 ईस्वी, 769 ईस्वी ये समय मानते हैं इसको। प्रथम कवि की बात चल रही है कि प्रथम कवि किसे माना जाए, 2। इसके बाद अगर देखें वो है शिव सिंह सेंगर, तो यहाँ लिखिए शिव सिंह सेंगर। अगर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हम देखें आदिकाल का प्रथम कवि, तो वो मानते हैं पुंड या पुष्य को, पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड कवि को मानते हैं। अगले अगर हम इतिहासकार देखें तो अगले इतिहासकार है हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की बात करें तो ये हिंदी साहित्य का आदि कवि जो मानते हैं वो मानते हैं शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी को मानते हैं। चार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, स्वयंभू को। स्वयंभू को, ये स्वयंभू को मानते हैं। अगर इनके हम समय की बात कर लें तो पुंड को 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, 10वीं शताब्दी। और शालिभद्र सूरी का समय दिया 1184 ईस्वी, 1184 ईस्वी, इसको भी आप एक बार नोट कर लें। और स्वयंभू की अगर बात करें तो स्वयंभू जी का समय 693 ईस्वी, 693 ईस्वी। पाँच, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हम द्विवेदी जी की बात करें तो ये मानते हैं अब्दुल रहमान को, अब्दुल रहमान। ये किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का समय है 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी की बात करते हैं। आइए अगले पेज में 5 के बाद 6,
डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रथम कवि कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आदिकाल के जो कवि माने जाते हैं, प्रथम कवि जिसको मानते हैं वो मानते हैं विद्यापति को। ये मानते हैं विद्यापति को। विद्यापति को कौन मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। और समय देते हैं 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी, ये 15वीं शताब्दी से बनते हैं। 7 नंबर, अगर हम 7 नंबर की बात करें तो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जी के अनुसार अगर गुलेरी जी के अनुसार माने हम तो ये प्रथम कवि मानते हैं राजा मुंज को। राजा मुंज, राजा मुंज को। अब मुंज जी का समय देते हैं 993 ईस्वी, 993 ईस्वी। 993 ईस्वी, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल का प्रारंभ मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो जो सर्वमान मत है, आइए पहले रिपीट कर लेते फिर इसके बाद इन पर बात करते हैं। ये तो हिंदी का आदि कवि हम किसे माने, सर्वप्रथम कवि किसे माने, तो अगर देखें तो राहुल सांकृत्यायन जी जो मानते हैं वो सरहपा जी को मानते हैं। सरहपा का समय बताते हैं 769 ईस्वी। दूसरे साहित्यकार हैं शिव सिंह सेंगर, ये पुष्य या पुण्य को प्रथम कवि मानते हैं हिंदी साहित्य का, और 10वीं शताब्दी इनका समय बताते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं, समय देते हैं 1184 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं, समय बताते हैं 693 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं और समय देते हैं 13वीं शताब्दी। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति जी को प्रथम कवि मानते हैं और 15वीं शताब्दी इनका समय बताते हैं। इसके बाद गुलेरी जी जो समय देते हैं वो बताते हैं कि पहला जो कवि है वो राजा मुंज है और समय देते हैं 993 ईस्वी। इसके बाद अगर सर्वमान समय की बात करें तो सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। जो राहुल सांकृत्यायन जी का मत है वो सर्वमान है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सर्वमान मत। सर्वमान मत यानी ज़्यादातर विद्वान जो सहमत हुए वो किससे हुए? राहुल सांकृत्यायन से, यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने जो नामकरण किया उसको मानते हैं कि पहला कवि है। तो राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, और ये मानते हैं सरहपा, सरहपा, ये इसे सरहपाद भी कह देते हैं, सरहपा। और समय दिया था कितना? 769 ईस्वी, 769 ईस्वी ये इनका समय है। तो ये सर्वमान मत है, आप लोग ध्यान करिए। अगर सर्वमान मत के अनुसार पूछे तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो कवि हैं उनको माना जाएगा,
और अगर किसी व्यक्ति विशेष के अंदर पूछे तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आदिकालीन साहित्य का विभाजन हम करेंगे। जो आदिकाल में साहित्य लिखा गया वो किस किस कैटेगरी का था, तो उसकी हेडिंग डाल लीजिए आदिकालीन साहित्य का विभाजन तो ये विभाजन कैसा है कि साहित्य की जो लिखने की प्रवृत्तियां थी वो अलग अलग थी, संप्रदाय थे अलग अलग। तो जो ये अलग अलग थे तो उन्हीं के अनुसार हम जो है अध्ययन करेंगे, उन्हीं के अनुसार इसकी चर्चा करेंगे। तो हम कौन कौन सा साहित्य इसमें पढ़ेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। 1 नंबर पे हम जो पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, नंबर 1 में पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य 2 नंबर पे पढ़ेंगे नाथ साहित्य। अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जैन साहित्य। 4 नंबर पे पढ़ेंगे हम रासो साहित्य। और 5 हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य और एक हम गद्य साहित्य भी इसका पढ़ेंगे। तो ये मान के चलिए हम ये जो साहित्य होंगे आदिकाल के इन पर अब चर्चा होगी, इनके प्रमुख कवि प्रमुख रचनाओं पर बात होगी। तो पहले हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक होंगे वो कल होंगे, जिसमें से हम आपको बता चुके कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य या लौकिक साहित्य, इन 5 साहित्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे या एक एक साहित्य को एक एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिल सकेगा। नमस्कार।